उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं इस वक्त की खास खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी दीपमाला को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। यह चेक HDFC बैंक की ओर से कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को दिया गया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के निवासी कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकास नगर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे और 15 मई 2022 को उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक विकासनगर के हरबर्टपुर पहुंची, जहां उन्होंने जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण मुफ्त में वितरित किए जा रहे हैं और मोदी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल में 1,500 करोड़ रुपए के आवश्यक उपकरण दिव्यांगजनों को दिए गए हैं। इसके अलावा भी दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए आधुनिक उपकरण आवश्यक हैं, उस दिशा में रिसर्च किया जा रहा है। मैं मंत्री बनने के बाद फर्स्ट आई हूँ। देवभूमि में आने का सबका एक सपना रहता है। मेरे को भी भूमि ने बुलाया है और यहाँ पर DDRC में आने का अवसर मिला। दिव्यांगजन भाई बहनों से बात करने का अवसर मिला है। अच्छा लगता है वो काम करने के लिए। जब आते हैं तो अच्छा लगते हैं, तो आगे चल के और भी अच्छा हम काम करें। DDRC हमारी तरफ से भी और अच्छा बने, उसके लिए हम प्रयास रहते हैं। और जितने लोग सक्षम हो, हमारी दिव्यांगजन भाई बहन हो, उसका सोसाइटी हो, जितने समाज के लोग हैं, सब मिलके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी सब हर वक्त एक चीज़ को रखते हैं सबके सामने, जन भागीदारी। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को अर्जन करते, सबका प्रयास है। आप जो पत्रकार भाई बंधु हैं, सबका प्रयास है हमारा दिव्यांगजन भाई बहन को अच्छा फैसिलिटी हम दे सकते, अच्छा सेवा दे सकते हैं, उसके लिए प्रयास रहते हैं। उत्तराखंड के चंपावत स्थित टनकपुर पशु चिकित्सालय में बरसिम और जई के बीजों का वितरण पशुपालकों को किया गया। इस दौरान सैकड़ों पशुपालकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजयपाल प्रजापति ने बताया कि सेंटर स्टोर में बरसिम और जई के बीजों का अस्पताल में वितरण किया गया है। पशुपालकों है जो पशु चारा के रूप में बरसिम और जई का बीज हमें जो है चंपावत जो हमारा मेन सेंट्रल स्टोर है वहां से प्राप्त हुआ था, जिसमें आज सुबह 9 बजे से हम लोगों ने जो है 283 पशुपालकों को 120 केजी बरसीम और 6 कुंटल जई का वितरण किया। उत्तराखंड के टनकपुर में श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। मां पूर्णागिरी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ बैठक की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक KN पांडे, करण सिंह सजवान ने की। वहीं पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन में होने वाले चुनाव को लेकर काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। साथ ही आपसी सहमति से चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया। 1 तारीख से 5 तारीख तक सभी गाड़ी वाले को कहा गया है कि वो अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा लें और 6 और 7 को नामांकन करेंगे और 8 को नामांकन जो वापसी करना था नाम वापसी होगी और 10 को चुनाव घोषित किए। इसमें 3 साल तो हमारा जो कोरोना ने खा दिया। इस बीच में हमारे जो कोषाध्यक्ष थे वो भी एक्सपायर हो गए, कोरोना से उनकी भी डेथ हो गई। जो ब्यौरा जो हमारा पोस्ट था उनके पास था और मैंने तो आज तक उतना पोस्ट में से कोई पैसा निकाला ना उस बीच में जमा हो पाया पैसा। जितना पैसा था उतना पोस्ट में था, उतना ही पोस्ट में होगा। और रही बात पूर्णागिरी मेले की, मेले में शुरू में हमारी 54 गाड़ियाँ, हाईएस्ट 54 गाड़ियाँ हमारी मेले में चली हैं, जिसमें कुछ राजनीतिक दबाव, कुछ आपसी संबंध, कुछ प्रशासन की ओर से 24 गाड़ियाँ जो हमारी जो चली हैं, जो निःशुल्क चली हैं। 24 गाड़ी बची, 30 गाड़ियाँ और 36 गाड़ियों का हमने जो कलेक्शन, हमारा सहयोग राशि जो हमारी जिला प्रशासन को जाती थी वो 36 गाड़ी।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते लोगों को मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य बदहाल होने के कई दिक्कतें सामने आ रही है। ओपीडी हमारे यहाँ की फिर भी और हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली अच्छी है और यहाँ पर ज़्यादा खांसी जुकाम बुखार इसी के ही पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से इसीलिए जो है सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है वो अपने ठंड से बचें और गर्म पानी गुनगुना पानी पिएं, तरल पेय पदार्थों का सेवन करें और कहीं से भी किसी तरह का ऐसी पानी जो है कहीं जगह जगह का ना पिएं, क्योंकि पानी से ही बहुत ज़्यादा बीमारी होने का अंदेशा रहता है। क्या डॉक्टर की स्थिति क्या है? लगभग पूरे डॉक्टर्स हमारे यहाँ सभी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। अभी बीच में क्योंकि दिवाली का त्यौहार की वजह से कुछ डॉक्टर्स नहीं थे, लेकिन अब सबके सब आ गए हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं है। उत्तराखंड के रामनगर शमशान घाट के मुख्य गेट पर लगे रहे कूड़े के ढेर को लेकर ग्रामीणों ने संक्रमण बीमारी होने की आशंका जताई है। इस दौरान ग्रामीणों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। ग्राम सभा पूछड़ी के समाजसेवी शकील अंसारी का आरोप है कि पालिका के कर्मचारी और स्थानीय लोग शमशान घाट के मुख्य द्वार पर कूड़ा डाल रहे हैं, जिससे आने वाली दुर्गंध के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो जहाँ कूड़ी डलती है ये शमशान घाट के पास पड़ती है और ये ग्राम सभा पूंछड़ी का क्षेत्र है, नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है। इसको लेकर पूर्व में भी माननीय विधायक जी के वहाँ ये साहब से कहा गया था, तो ये साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन में जो है हम यहाँ CCTV वगैरह लगा देंगे और ये कूड़ी हटवा लेंगे, क्योंकि यहाँ शमशान घाट पर जो है रोज़ हमारे शहर से 1-2 आरती आती है और ये शमशान घाट के गेट के अंदर तक ये कूड़ा घुस जाता है। इस चीज को लेकर नाराजगी है नगर पालिका से। उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद लोक निर्माण विभाग अब तक 3000 किलोमीटर में से 2500 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चुका है और अन्य सड़कों को गड्ढा मुक्त 1 हफ्ते के भीतर हर हाल में कर दिया जाएगा। मुख्य अभियंता अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएगी, वहीं ताकि ऐसी सड़कों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। लगभग 3000 किलोमीटर सड़कें हैं जो ऐसे गड्ढा मुक्त करने के लिए चिन्हित हैं। उसमें से लगभग 2500 सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया अभी तक। 80% से ऊपर हमारा काम हो गया है और जैसे हमें टारगेट दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शासन के द्वारा, तो अगले 1 सप्ताह के अंदर हम कार्य पूर्ण कर लेंगे सर। कब तक? अगले 1 सप्ताह के अंदर हम सारे सड़कों को जितने भी इसमें गड्ढे हैं अभी तक जो हमारे चिन्हित हैं वो सब पूर्ण कर लेंगे। और क्योंकि गड्ढा बनने की प्रक्रिया तो एक सतत प्रक्रिया है, बार बार गड्ढे बनते हैं, उनको मरम्मत भी की जाती है, तो उसके बाद भी लगातार भी कोई और ऐसे और गड्ढे या कोई और उसमें रिपेयर की आवश्यकता होती है तो वो भी कर। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार द्वारा टिहरी और नैनीताल के अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। बताया जा रहा है कि भर्ती में गड़बड़ियां पाई जाने पर रोक लगाई गई है। इसके लिए शिक्षा सचिव के द्वारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। वहीं इस मसले पर भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि सरकार ने हमेशा से ही घोटालों पर लगाम कसने की कार्य किया है और सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती में घोटाला नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। अशासकीय विद्यालयों का कोई जो मामला सामने आया है उसको लेकर के सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और तत्काल उस पर जो है जांच के लिए भी कहा है और जो आगे भर्ती है उस पर रोक लगाई गई है। और क्योंकि अशासकीय विद्यालयों में जो मैनेजमेंट के जो विद्यालय होते हैं उनकी उन नियुक्तियों की कुछ अधिकार उनके पास है, लेकिन इस पर तत्काल प्रभाव से सरकार ने संज्ञान लिया और गंभीरता से लेते इस पर जाँच के आदेश दिया। भर्ती तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है और आगे किसी प्रकार भी कोई गड़बड़ न हो इसके लिए आगे कोई नई नीति के तहत भर्तियां की जाएंगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर कौशल
प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जा रहा है और तमाम राज्य के इस तमाम मंत्रीगण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय यहां पर मौजूद हैं। That would require changes in the curriculum at least to deliver it effectively across this nation. So the efforts in that regard are truly laudable. But I may also say that we are passing through a stage of great changes in medical education, which again is a special moment in the history of India. There is a very rapid expansion of the medical education system under the leadership of the Honorable Prime Minister Modi. From about 387 medical colleges, we are sitting on 10 on. There is a commitment to take forward the further development of new medical colleges to meet the unmet need of both care and professional capacity to another close to 100 medical colleges. The commitment by the government already, and this is unprecedented. This is unprecedented. It's unprecedented in sheer volume. चमोली जिला अधिकारी हिमांशु खुराना पेनगढ़ गांव पहुंचे और यहां पहुंचकर गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का जायजा लिया। जिला अधिकारी चमोली ने पेनगढ़ गांव में भूस्खलन से हो रहे नुकसान का जायजा लेने के साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इधर से आया इधर से फिलहाल तो आप लोगों को ये जैसा कि मैंने बताया कि गांव जो है 4 भूभागों में बटा हुआ है, तो 4 भाई 4 प्रकार की बातें तो करेंगे ही। मेरा मानना यही है कि डीएम साहब के साथ हम संतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी बताई कि आप लोग हमें बताएंगे कि हमें आप लोग कहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम अपने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला करके लोगों को ये तय करेंगे कि हमने यहाँ पर आप लोगों का रेन बसेरा करना है, यहाँ पर आप लोगों के मवेशी रहेंगे और डीएम साहब के आदेश पर हम चलेंगे और हम उन पर विश्वास है और गांव वालों को हम मोटिवेट करेंगे कि इस दुख की घड़ी में सब एक होकर के गवर्नमेंट का जो निर्देश है उनका हम स्वागत। गाँव में जो पिछले दिनों में भूस्खलन की घटना की वजह से जो दुर्घटना हुई है, तो आज जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया गया और जो स्थानीय जनमानस है उनके साथ वार्ता भी की गई। तो जो विस्थापन की प्रक्रिया है कि पहले जैसे इसमें कुछ 18 परिवार को इंक्लूड किया गया था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि और भी करीब टोटल 45 परिवार इसकी जद में आ रहे हैं। 2 तोक भूस्खलन की जद में आने की संभावना है, तो उसमें जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उनको जल्द से जल्द सर्वे करके और जो वैकल्पिक लैंड चयन की जानी है उसके लिए निर्देशित किया है। विस्थापन विस्थापन होने में जैसे टाइम लगता है, तो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था में चाहे स्कूल है चाहे हमारा पंचायत घर है, तो उसमें अगर छोटा मोटा रिपेयर कराना है तो वो भी हम कराएं ताकि कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। और भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए सचेत किया गया है यहाँ के अधिकारियों को भी और लोकल लोगों को भी कि वे अवगत कराएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। देश में इन दिनों धर्म के नाम पर राजनीति चरम पर है, जिसके चलते जहां एक और मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब नोटों पर भगवान की तस्वीर को लेकर नया विवाद पैदा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विकासनगर के मुस्लिम नेता आकिल अहमद ने नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाए जाने को गलत ठहराते हुए सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह लगाने की मांग की है। ये तो चल ही रहा है देश के अंदर इस समय जो है, अगर राजनीति चल रही है तो वो धर्म के नाम पे चल रही है। पहले बीजेपी ने राम राम कर जो है राजनीति करी, राम मंदिर के नाम पे राजनीति करी और अभी भी उनकी सभाओं में जय श्री राम के नारे लगते हैं। अब उसी राह पे जो है केजरीवाल जी चल पड़े। क्या हो सकता है? केजरीवाल जी कह रहे कि नोटों पे जो है अगर भगवान की जो है फोटो लगनी चाहिए, तो भाई ये देश जो है सबका देश है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है? क्या नोट अभी चल नहीं रहे? क्या नोटों पे जिन महान व्यक्ति की जो है फोटो लगी हुई है, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और लंबी लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराया, तो उनसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता जो है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि जो है नोटों पे भगवान की फोटो लगे? ये राजनीति है सिर्फ एक। देखिए, इसमें हिंदू और मुस्लिम से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब ने सही कहा है कि नोटों पर अगर हमारे जो देवी देवता हैं हिंदुस्तान की, जिनको पूजा जाता है, तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो है
हिंदू भाई रहते हैं और क्या बोलते हैं आस्था है देवी देवताओं में, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने इसमें गलत क्या कहा। उन्होंने सही कहा कि देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए। ये तो हमारा कहीं ना कहीं हिंदू देश है जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा है। एक मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, वहाँ पर की अगर नोट की हम बात करें तो उस पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल साहब की बात को मानते हुए यह फैसला देश हित में भी लेना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं देशवासी इससे अपने आप को गर्व से महसूस करेंगे। अचानक एक महिला ने टनकपुर के शारदा घाट के पास शारदा नदी में छलांग लगा दी, जिसको जल पुलिस ने तैनात राकेश गिरी द्वारा और उसके सहयोगी द्वारा रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके तुरंत बाद उसे भर्ती करवाया गया। महिला का नाम ममता धामी है और महिला मच्छी झाला नानक मत्ता की रहने वाली है। मैं अवकाश पर हूँ होने के लिए तो इसमें, लेकिन मुझे सूचना आई, मैं मार्केट में आया था किसी काम से, तो मेरे लिए फ़ोन आया किसी का कि वो लड़के का कि मतलब जो कोई लेडीज है वो नदी किनारे भागते हुए जा रही है। तो मुझे इस मौके पहुँचा तो मेरे देखते देखते उसने छलांग लगा दी नदी में। तो मेरे साथ जो लड़के सूचना जिन्हें दी थी वो और हमने उसका रेस्क्यू किया। उसको फिर उप चिकित्सालय मतलब जो टनकपुर में उसे दाखिल कर दिया गया। अब वो सुरक्षित है। महिला के बारे में भी इतना जानकारी मिली कि उनका नाम ममता है और वो थोड़ा सड़िया नानापत्ता क्षेत्र या खटीमा क्षेत्र की हैं रहने वाली। उनके यहाँ की रिश्तेदारी है हनुमानगढ़ी में। उनकी दीदी या जीजा जो भी यहाँ रहते हैं उनके संपर्क में आई थी और उनने जो है परिवार से थोड़ा परेशानी कुछ हुई। खबर देहरादून से है, जहां बदलते मौसम के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नारायण जीत ने कहा कि मौसम बदलने के साथ मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि खास कर खांसी जुकाम के, मलेरिया के, डेंगू के और चिकनगुनिया जैसे बीमारियां सामने आ रही है, जिनकी भी अभी भी बढ़ने की संभावना है। देखिए, ये जो इस समय का टाइम है इसमें दो चीज़ होती है। एक तो जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है, ये एक वो पीक टाइम है जहाँ पे एक तो जो डेंगू या मलेरिया के मच्छर हैं वो ज़्यादा पनपते हैं। तो इस समय एक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के थोड़े केसेस बढ़ने की संभावना कुछ समय के लिए रहेगी, जब ये ट्रांजिएंटली जो फेज़ चेंज हो रहा है टेम्परेचर का। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे खांसी जुकाम के केसेस थोड़े बढ़ सकते हैं और थोड़े रेस्पिरेटरी जो सांस की दिक्कत के साथ में जो पुराने मरीज हैं उनको एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इस दौरान विशेष ध्यान हमारे को यही रखना है कि एक तो इस मौसम में ना तो बहुत तेज़ पंखा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन में ना रहें। कहने का मतलब कपड़ों का ध्यान रखें। जब जिस टाइम सुबह या शाम के टाइम बुजुर्ग लोगों को थोड़ा सा कपड़े वगैरह थोड़े बहुत कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि जो वेरिएशन है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट बच्चों को और बुजुर्गों को करेगा। राज्य की माली हालत भले ही बहुत अच्छी ना हो, लेकिन जीएसटी वसूली को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड में जीएसटी की वसूली उत्साहजनक है। हर साल वसूली में वृद्धि हो रही है। विभाग कई तरह की योजना चला रहा है, जिसमें बिल लाओ और इनाम पाओ योजना भी शामिल है। इससे आम उपभोक्ताओं में जीएसटी बिल को लेकर जागरूकता बढ़ी है। वित्त मंत्री के अनुसार राज्य में जीएसटी वसूली बढ़ने से आने वाले दिनों में और मजबूती आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। का आप जानते हैं कि हमारा छोटा राज्य है उत्तराखंड और सोर्स ऑफ इनकम हमारे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीएसटी को लेकर लगातार हमारा जीएसटी का जो हमारे यहाँ प्राप्ति है वो लगातार बढ़ रही है। जहाँ कर चोरी की बातें हैं, आप देख रहे हैं लगातार आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से खूब आ रहा है कि कर चोरी को रोकने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। जो प्रकाशन कर रहे थे पुस्तकों का, उसके ऊपर भी हमारे जीएसटी विभाग ने छापा मारा है, उससे भी हमें अर्निंग हो रही है। पूरे प्रदेश भर में चाहे होटल व्यवसायी हों चाहे हमारे दूसरे लोग हों, और सीधे निर्देश मेरे द्वारा दिए गए थे कि कर चोरी बर्दाश्त नहीं होगी, अच्छे लोगों को हम सम्मान करेंगे। और हमने एक नई स्कीम भी अभी लॉन्च की है, आप जानते होंगे, बिल लाओ और इनाम पाओ। वो स्कीम भी हमारी चल रही है और नवंबर के एंड तक उस स्कीम में जो हमारे यहाँ बिल आएंगे
उसके आधार पर हम लोग उनको पुरस्कृत भी करेंगे। साथ में मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे अधिकारी ईमानदारी से और अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी पुरस्कृत करेंगे। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है जो व्यापारी वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जनता में इसका एक संदेश जाए, उसको भी पुरस्कृत करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे एक संदेश भी जाएगा और लाभ भी आने वाले टाइम पे हमें मिलेगा। टनकपुर के पूर्णागिरी तहसील के उप जिलाधिकारी हिमांशु कफ्टलिया द्वारा लगातार युवाओं का सुंदर भविष्य बनाए जाने के लिए सिटीजन पुस्तकालय के माध्यम से लगातार प्रयास जारी है। आपको बता दें कि सिटीजन पुस्तकालय की शुरुआत सबसे पहले उप जिलाधिकारी हिमांशु कफ्टिया द्वारा पूर्णागिरी तहसील में की गई थी, जिसमें कई युवाओं ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में अपने भविष्य को संवारा और जिसके बाद जनपद के कई क्षेत्रों में सिटीजन पुस्तकालय का शुभारंभ किया जा रहा है। इस क्रम में ग्राम पंचायत छीनी गोंड के पंचायत भवन में सिटीजन पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले तो हम अपने यहाँ के श्री माननीय उप जिलाधिकारी हिमांशु कफ्टिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके सहयोग से, और साथ में हमारे जो दादा हैं चौड़ाकोटी जी, इनका बहुत ही सहयोग हमारी ग्राम सभा के लिए रहा है, युवाओं को प्रेरित करने के लिए। और जो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सहयोग करने वाली चीज़ें हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। और गाँव के युवा लोग और जैसे हमारे पिंकी दादा लोग हैं, धर्मेंद्र चंद जी हैं, त्रिलोचन जोशी जी हैं, काफ़ी लोगों का सहयोग हमारी ग्राम सभा के लिए रहा है। तो हम सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि सभी लोगों ने हमारी ग्राम सभा के लिए बहुत सहयोग किया। स्थानीय लोगों के सहयोग से और जो ग्रामवासियों के सहयोग से हमने आज छीनी गोंड में एक सिटीजन पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, जिसमें कि हमारा जैसा कि हमेशा उद्देश्य रहा है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ को लाएं, उनका अट्रैक्शन बुक्स की तरफ कराएं और उनको एक बेहतर फ्यूचर की तरफ, उन्हें अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराएं और उन्हें एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाएं। इसी उद्देश्य के साथ हमने और पूरे गाँव वासियों ने आज यहाँ पर एक पुस्तकालय का यहाँ पर शुरुआत करी है और मुझे उम्मीद है कि ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होगा। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय कौशल प्रयोगशाला का उद्घाटन कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार रास्ता है, पूरी तरह से उनको स्थिर करने का काम यहाँ पर किया, उसका लोकार्पण के अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं युवा साथियों के बीच और जब भी कोई विश्वविद्यालय का कार्यक्रम होता है, किसी विद्यालय का कार्यक्रम होता है, कोई छात्रों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है या विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है, तो मैं अत्यधिक व्यस्तता के बाद मैं अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसी को देता हूँ तो ऐसे कार्यक्रमों को देता हूँ, इसमें आनंद है। और मैं बताऊँ कि अभी क्योंकि आज का कार्यक्रम भी मेरा, क्योंकि यहाँ से पौल साहब हैं, वहाँ चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में मेरी भी तो ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है, तो लगातार मेरा वहाँ आना जाना है। लेकिन मैंने आज वहाँ थोड़ा उनसे अनुमति मांगी क्योंकि मैंने बहुत पहले ही कस्माना जी को कहा था मैं जरूर इस कार्यक्रम में आऊँगा, तो आप सबके बीच में पहुँचा और यहाँ पहुँचकर सच में सभी हमारे विद्वानों ने जिसने यहाँ पर अपने विचार देखे, आपके विचारों से एक नई ऊर्जा मेरे अंदर भी आ गई और मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद और तेजी से और ऊर्जा से और उत्साह से और उमंग से मैं भी काम करूँगा। और मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे यहाँ पर सब लोग हंस रहे हैं, सबसे इस अवसर पर मैं हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक परम गुरुदेव श्री स्वामी राम जी को नमन करता हूँ। स्वामी राम जी को नमन करता हूँ कि जिनकी तपस्या के कारण से, जिनके आशीर्वाद से यहाँ पर एक शानदार। उत्तराखंड विधानसभा में आश्वासन समिति की बैठक की गई। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सदन में दिए गए आश्वासनों पर बिंदुवार चर्चा की गई। इस दौरान आश्वासन समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि आश्वासन को लेकर हम लोग विभागीय अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं और विभाग के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। सदन के अंदर दिए गए आश्वासनों को समय से पूरा किया जाना चाहिए। नेगी के अनुसार राज्य में कई आश्वासन को
पूरा करने में बजट की परेशानी आ रही है, जिसको दूर करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। कपकोट थाना इलाके के फरसाली मल्ला देश निवासी कमलेश गोस्वामी ने सेल्फोस खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने इसे कपकोट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि युवा ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा जताई थी। इसके अलावा ऑप्शन कुछ नहीं है मेरे पास यार। इसके अलावा ऑप्शन कुछ नहीं है मेरे पास यार। मैंने इतनी मेहनत की थी। रुड़की क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों पर रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने कॉलोनी का ना खरीदने के बोर्ड लगा दिए थे, उन्हें भूमाफियाओं ने अपनी कॉलोनियों से उखाड़ फेंक दिए हैं। और जिन कॉलोनियों में अभी भी इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, उन पर भी धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। अब इस बात का साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यह कॉलोनियां ही अवैध हैं, तो इन कॉलोनियों में होने वाले निर्माण कितने वैध होंगे। है हमारे रुड़की क्षेत्र में। उस क्षेत्र में हमारे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो है चेतावनी बोर्ड लगाए जाए, ताकि पब्लिक जागरूक रहे और जो अनाधिकृत रूप से भू माफिया हैं और अनाधिकृत रूप से निर्माण कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, तो उन पर जो लगाम कसने के लिए जो लगाए गए थे। और कई जगह शिकायतें भी आ रही हैं, उखाड़ दिए, फिर उनको दोबारा से चेक कर रहे हैं। अब हमारी कुछ ही दिनों में एक कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर हम करने जा रहे हैं, यही कहना चाहूँगा। और इस बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ भी बोर्ड लगाए थे, तो कई लोग हमारे पास पब्लिक आ भी रही है जानकारी लेने की कि सर मैं प्लॉट खरीदूँ नहीं खरीदूँ। तो ये अच्छा जनता को मैसेज भी है कि आप ऐसी जगहों पर प्लॉट ना खरीदें जब तक कि HRD से अप्रूव्ड कॉलोनी ना हो। उच्च न्यायालय के निर्देश पर काशीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाया। वहीं नगर निगम MNA ने बताया कि अतिक्रमण की जद में आए व्यापारियों को पहले ही चेतावनी दी गई थी, वह स्वयं अपना अतिक्रमण हटा ले, बाद में नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन चेतावनी के बाद भी व्यापारियों ने दुकान के सामने से अतिक्रमण नहीं हटाया। इसी के साथ ही नगर क्षेत्र में अवैध रूप से होर्डिंग वगैरह को भी टीम ने उतरवा दिया और गाड़ियों में भरवा कर नगर निगम में जमा कर लिया।